हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर टुडे आई डिसाइडेड कि यार ना मैं हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर देखो थिंग इज दैट ना कि डोमेन में जो आपका पर्टिकुलर, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ओके 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 बेटा, आई डोंट नो, आई थिंक मुझे एक बार अपना वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अभी सही होता है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा प्लीज एक बार अपना नेट चेक कर लेना। बेटा प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, जो भी है आपका। हाँ, दोस्तों, सो थिंग इज दैट ना यार कि ऐसा है बच्चा कि जब मैंने आपके प्रीवियस पेपर्स का एनालाइज किया कि जो लीगल स्टडीज में आ रहा है सीयूईटी में, सो आई सॉ दैट कि उसमें क्वेश्चंस आपके बुक से बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम द बुक्स कोई और अदर क्वेश्चन वहां पे नहीं आया है। जो एक दो क्वेश्चंस बुक्स के बाहर से आए हैं, वो कहीं ना कहीं बुक के टॉपिक से ही रिलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि हाँ, अब से हम लोग बुक से ही कवर करेंगे। बट मैं, सो प्लीज टेक आउट योर बुक और साथ में रखना। कीप योर विद बुक विद योर सेल्फ। सो मेरे साथ साथ उस पर अपना मार्किंग करते रहना। जिस पर्टिकुलर टॉपिक को या जिस पर्टिकुलर लाइन को या सेंटेंस को, इसको हम लोग, ये मैं बोलता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो उस पर प्लीज मार्क कर लेना। बेटा ये आपकी क्लास ट्वेल्थ की बुक है, लीगल स्टडीज की। क्लास ट्वेल्थ में जो लीगल स्टडीज का एक सब्जेक्ट है, बेटा ये उसकी बुक है। एंड अगर आप लोग पास में अवेलेबल नहीं है तो मैं सभी सेंटर्स पे इसको शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग खुद डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज डाउनलोड इट विद इन 2 मिनट्स। अगर आप लोग पास में मोबाइल है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए विद इन 2 मिनट्स। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बच्चा, नो प्रॉब्लम बच्चा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो इतना कोई इशू नहीं आएगा। अगर बुक नहीं है तब भी इस वैरायटी से एनसीईआरटी बुक। सो द थिंग इज दैट कि इसमें से ही आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं। सो आई थॉट कि चलो इससे पढ़ाते हैं और काफी अच्छा रहेगा। अच्छी बुक है। प्राइमा फेसाई तो बहुत ही अच्छी बुक दिख रही है ये। प्राइमा फेसाई, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई? ऑन अ फर्स्ट साइट, पहली बार देखने पे। ऑन अ फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई या प्राइमा फेसी भी लोग बोलते हैं इसको। ऑन अ फर्स्ट साइट। ओके बच्चा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके। अभी बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। क्या आप लोग पास में मैसेज लेट में आया क्या? क्या आप लोग पास में मैसेज लेट में आया क्या बच्चा? बिकॉज अभी बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया है।
ओके बेटा। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? बच्चा अर्नब, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन वंस। ओके बच्चा। ओके ओके। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? So please tell whether we have refer other books also for legal or only NCRT. Beta, for legal you can only refer NCRT books. There is no need to refer other blue books available in the market. So refer only NCRT because in the domain जो आपका सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटी का ही है। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा वो आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे, और वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही मार्क करा दूंगा। सो डोंट वरी कि उसमें से आपको पूरी बुक पढ़नी है। जो मुझे क्वेश्चंस लगते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनको पहले से मार्क करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। बट थिंग इज दैट कि अगर ऐसा होता है कि बट आप ट्राई करिए कि आप पूरी बुक पढ़ लीजिएगा। अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम वो तो पढ़ लीजिए जो मैं मार्क कराऊंगा, कि मैंने पर्टिकुलर टॉपिक को मार्क करा दिया है तो उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है? देयर इज नो नीड कि आप पूरी बुक को पढ़ो, पढ़ना चाहिए। बेटा, सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, बेटा देयर इज नो। ओके ओके ओके, बेटा देयर इज नो प्रॉब्लम। बेटा आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बेटा जस्ट गो एंड सर्च एनसीईआरटी क्लास 12th बुक। सर कैन यू सेंड मार्क पीडीएफ? बेटा जो ये पीडीएफ है बेटा इसको मैं शेयर करूंगा आपके पास में जब मैं पूरी बुक को कवर कर लूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर द होल सिलेबस। बिकॉज बेटा आई एम गोइंग टू कवर द होल सिलेबस। सो थिंग इज दैट कि नथिंग इज डिलीटेड बिटवीन चैप्टर्स, नो बच्चा। सो कैन आई स्टार्ट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट लेट मी, हाँ सो यू, जुडिशरी का टॉपिक हमने पहली क्लास में हमने कर लिया था। वहां पे हमने क्वेश्चंस किए थे एज वी वर डिस्कसिंग कि हाँ भाई जुडिशरी क्या होता है, कैसे क्या समथिंग। जितने भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे जुडिशरी से वो हमने कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू कवर यूनिट 2, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो थिंग इज दैट कि मे बी कि मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ूं। बेटा ये पुरानी बुक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ये जो आपका चैप्टर 2 है विच इज टॉपिक्स ऑफ लॉ, आई थिंक ये उस बुक्स में जो नई बुक आई है वहां भी है। एम आई राइट और नॉट? बेटा युविका प्लीज टेल मी कि जो ये टॉपिक्स यूनिट 2 है टॉपिक्स ऑफ लॉ, ये आपकी नई बुक में है या नहीं है? मे बी आई एम रॉन्ग, पर प्लीज चेक इट वंस और मुझे इन्फॉर्म करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इज नॉट देयर। ओके बच्चा, सो वी आर गोइंग टू कवर ओनली 4 टॉपिक्स: लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा ना, इट इज नॉट अबाउट अ स्ट्रीम बेटा, इट इज अबाउट कि जिस बच्चे ने डोमेन की वो ली हुई है, डोमेन में जिस बच्चे ने लीगल को ऑप्ट किया हुआ है, ये क्लासेस उस बच्चे के लिए है जिसने डोमेन में लीगल को ऑप्ट किया हुआ है। दिस इज द लीगल डोमेन क्लासेस। ओके, सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं, चलिए। यूनिट 2, 27 पेज नंबर।
हम्म तो टॉपिक्स ऑफ लॉ, द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेटा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। ओके, वेट ए मिनट बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, आता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें यह समझना है कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। सो द फर्स्ट वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, वेट मिनट। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज मूवेबल एंड सेकंड वन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये होते क्या है? ठीक है, जो व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं तो वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है जिसको हम मूव कर सके। एज लाइक माई आईपैड, इसको मैं मूव कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको मूव कर सकता हूं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, देन इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड द थिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो चीज जिसको हम लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकते, एज लाइक आवर हाउस। क्या हम बेटा अपने घर को उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं? कि हमने अपने घर को यहां से उठाया और जाके दूसरी जगह पे रखा है, इज इट पॉसिबल? नो ना। वैसे ही बच्चा, लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरे पीछे डोर लगा हुआ है, मेरे पीछे डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं उस डोर को उठा के कहीं और रख सकता हूँ? नहीं। बट हाँ, अगर मैं उसको अलग कर दूं देन मूवेबल में आ जाएगा। तो बेटा इमूवेबल को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द थिंग विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उस चीज को जिसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकते इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा ऐसा कौन सा लॉ है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है? हमारी जमीन हो गई, हमारा घर हो गया, या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज से कौन डील करता है? ऐसा कौन सा लॉ हमारे इंडिया में है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मेनली डील करता है? आई एम यूजिंग द वर्ड मेनली, व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी? बिकॉज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बेटा इसको बहुत लोग, तो बेटा ऐसा कौन सा लॉ है जो हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है? बेटा इसे लॉ स्टूडेंट्स मजाक में बोलते हैं टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट इसको बेटा हम बोलेंगे टीपीए। ओके, नॉट टोपा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग इसे मजाक में बोलते हैं कि टोपा है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज मेनली डीलिंग विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? प्लीज, क्या आप लोग बेटा इतनी बात समझ में आई कि मैंने अभी जो इतना बताया आप लोगों को? ओके बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। सो थिंग इज दैट ना कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से कौन सा लॉ डील कर रहा है, जैसे बच्चा वाई एम सेइंग कि कौन सा लॉ डील कर रहा है, देखिए बच्चा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्राइम्स की, तो क्राइम से कौन डील कर रहा है? आईपीसी कर रहा है, पॉक्सो कर रहा है। अगर हम बात करेंगे सिविल लॉस की, तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ना बच्चा, हर पर्टिकुलर चीज के लिए, हर पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक अदर लॉ, एक डिफरेंट लॉ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से डील करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुझे प्रॉपर्टी से डील करना है, कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन मैं बोलूंगा टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर मुझे क्राइम से डील करना है देन बोलूंगा आईपीसी। अगर मुझे कंपनी से डील करना है देन बोलूंगा कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो ना बच्चा हर पर्टिकुलर चीज के लिए डिफरेंट एक्ट और स्टैच्यूट बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं बच्चा स्टैच्यूट। ठीक है। सो वैसे जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे डील क्या क्या करता है? टीपीए। बट जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे डील करता है आपका सोगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेनली डीलिंग विद मूवेबल प्रॉपर्टीज। भाई अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे मेरा फोन, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं किसका एग्जांपल, जैसे मेरी बुक, अगर इस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड कोई भी केस लॉ है, इसकी ओनरशिप को लेके, इसके पोजीशन को लेके, इसकी क्वालिटी को लेके, देन मैं केस किसके अंडर फाइल करूंगा? अंडर सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वहीं पे अगर कोई मेरा डिस्प्यूट है मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरे घर को लेके, मेरी जमीन को लेके, तो बेटा मैं कहां पे केस फाइल करूंगा? अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं फिर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा। तो आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ? द टर्म प्रॉपर्टी एंड द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। द थिंग इज दैट ना बच्चा, आप लोगों को सुन के बहुत ही अजीब लगेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके केसेस, इसके पोजीशन को लेके केसेस, इसकी ओनरशिप को लेके, इसकी टेनेंसी को लेके, सभी केसेस कहां पे जाते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। सॉरी, बट द थिंग इज दैट कि बच्चा टीपीए में डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी। मतलब व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वहां पे मेंशन ही नहीं है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है, आपकी बुक में दिया होगा पक्का, अगर मैं सही सही हूं तो। ये बेटा देखो, सेक्शन 3 ऑफ इम टीपीए, ये बार टीपीए की बात कर रहा है। सेक्शन 3 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो बच्चा क्वेश्चन ये बन सकता है, इसने बोला कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये तीन चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वहां पे ये तीन ऑप्शंस दिए होंगे, चौथा ऑप्शन दिया होगा मान लीजिए आपका हाउस। तो बच्चा द क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर एंड हाउस। तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा? हाउस, वेरी गुड, हाउस, वेरी गुड। तो बच्चा ये बात मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि इसमें क्या बोला है सेक्शन 3 में, कि जो अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे उसने आगे बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी includes lands, buildings, and property that is attached to the earth। अगर कोई प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच है, बेटा वाई नॉट ग्रास? बिकॉज बेटा जो ग्रास का मेन पर्पज है ग्रास को उगाने का, तो उसे काटने का है, कि उसको हम बाय कमर्शियल, फॉर कमर्शियल पर्पज को यूज करेंगे, या फिर उसको हम अपने एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए यूज करेंगे। तो बेटा ना जब हम बहुत ही डीपली जाते हैं कॉन्सेप्ट्स में कि भाई व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो बेटा अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं समझा देता हूँ। देखिए बच्चा, ठीक है, जब बात आती है ट्रीज की, कि भाई जो ये ट्री होते हैं, ट्रीज को हम क्या मानेंगे? इज इट इमूवेबल या और मूवेबल? भाई ट्रीज को हम क्या मानेंगे? इमूवेबल, ठीक है। बच्चा हम ट्रीज को मेनली क्या हम बोलते हैं कि इट इज इमूवेबल। बट जैसे ही बच्चा इस ट्री को मैंने यहां से कट कर दिया, इस ट्री को मैंने यहां से कट कर दिया, ये जैसे ही हमारे अर्थ से अलग हो गया, नाउ इट इज
मूवेबल। अगर मैंने किसी भी ट्री को फॉर द पर्पस, फॉर द कमर्शियल पर्पस ही लगाया हुआ है, जैसे पॉपुलर ट्री, बस दिस अ ट्री विच इज पॉपुलर, पॉपुलर ट्री द ट्री इज पॉपुलर पॉपुलर ट्री। अब बच्चा, जो पॉपुलर ट्री का मेन कॉन्सेप्ट है वो कमर्शियल पर्पस का ही कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा ऑल टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये बड़ा कमर्शियल पर्पस के लिए ही लगाया जाता है। सो वी ऑलवेज कंसिडर पॉपुलर ट्री एज मूवेबल प्रॉपर्टी। सो बेटा चीजों को हमें ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द थिंग विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत ही उसमें बताया इन्होंने। देन ये आ गए सांताबाई केस लॉ में, बेटा ये प्लीज याद कर लेना। सांताबाई केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इन्होंने क्या बोला है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ऑब्जर्व इफ द इंटेंशन। देखो बेटा यहाँ पे आ गया वर्ड, बेटा मेरा इंटेंशन क्या था पॉपुलर ट्री को लगाने का, कमर्शियल पर्पस। इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, देन इट इज रिगार्डेड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी ट्री से मेरा सिर्फ पर्पस फ्रूट्स को लेना है, उसे काट के उसको बेचना नहीं है, कमर्शियल पर्पस नहीं है उस ट्री का, तो कैसी होगी वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर मेरा पर्पस उस पर्टिकुलर ट्री को ही काट के बेचना है, देन ट्री क्या क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। बट इफ द इंटेंशन इज टू कट डाउन द ट्री and use it as a timber, it would be regarded as a movable property. Beta, here it is not about the fruits, it is about the tree from which we reap fruits. अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ले रहा हूं बेटा। अगर भाई बच्चा हम आम का पेड़ लगाते हैं, ठीक है, आम के पेड़ लगाने का मेन पर्पस हमारा था कि भाई मुझे इसमें आम खाने हैं भाई, मुझे सिर्फ इसमें से आम खाने हैं, मेरा पर्पस ये है। सो नाउ बेटा वी कंसिडर्ड वो मैंगो ट्री एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर मेरा पर्पस था कि भाई मुझे ये पेड़ जैसे बड़ा होगा मुझे इसके बेच के, इसको काट के बेच देना है, जैसे ही ये पेड़ बड़ा होगा मुझे काट काट के इसको एज अ टिम्बर बेच देना है। सो नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात यहां पे ये बोल रहा है बेटा। तो यहां पे आप लिख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ मैंगो ट्री गिवन बाय शिवम। Yes बेटा, कमर्शियल पॉइंट इज नॉट राइट, बट बेटा समहाउ कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रीज को हम यूज करेंगे, अदरवाइज बच्चा फिर फर्नीचर कहाँ से आएगा। सो बेटा आई एम नॉट सेइंग कि ट्रीज को काट के बेचना सही है, बिल्कुल भी गलत है। इट विल बी डिटरेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, बट फिर भी बिकॉज ऑफ सम नीड हमें वो करना पड़ता है। ये बेटा वही बात दोबारा इन्होंने बताया है, मास्टर ग्रीन में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम बात है, ठीक है। नाउ कम टू द ट्रांसफर, द पॉइंट है हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। सिंपल सा आंसर है, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई किसी भी चीज को, अगर बेटा एक बात बताइए, आप किसी भी घर को या किसी भी प्रॉपर्टी को कब खरीद सकते हैं, when you are competent to contract. Why I'm using the word here competent to contract, because बेटा कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 प्लस। बेटा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से लेके, सेल हो गया या उसका लीज हो गया,
एक्सचेंज हो गया, इन सब चीजों के लिए बेटा आपकी एज 18+ होनी चाहिए। एंड ऑल्सो यू शुड बी अ साउंड पर्सन, मतलब सेन पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए। 18+ प्लस सेन पर्सन एंड नॉट बार्ड बाय लॉ। Above 18 years of age, having sound mind, it means sane. The person must be sane and not disqualified by law any in force. What is the meaning of not disqualified by law any in force? Yes, बच्चा, very good. एज लाइक इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया जिसको बोल सकते हैं कि ही इज अ टेररिस्ट राइट नाउ, जैसे पहले बच्चे ने बोला। या पर्सन हु इज बार्ड बाय लॉ, कि हाँ भाई आप अभी फॉरेन नेशनल्स हो तो आप इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर सकते। द पर्सन हु इज बार्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने मना कर रखा हो। ठीक है बच्चा। सो हेयर, बट हेयर द मेनली इट इज डीलिंग विद इंसॉल्वेंट पर्सन and the person against whom the case is filed where the punishment is more than 7 years। ठीक है, जो जेल में पड़ा हुआ है। And authorized to dispose of property, owner of the property or any person authorized to sell the property can make a transfer। बेटा ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर बेटा ओनर कर सकता है। ठीक है। देवटी बच्चा, एक बात बताइए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे आपका घर है, तो बेटा उसको अगर वो ट्रांसफर करना हो मुझे, तो क्या कोई भी कर सकता है? अगर मैं यहां बैठा हूं, घर आपका है, क्या मैं आपका घर बेच सकता हूं क्या? तो ये फ्रॉड हो गया ना बच्चा। उस प्रॉपर्टी को वही पर्सन सेल कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेटा वही पर्सन सेल कर सकता है जो उसका ओनर हो और एजेंट हो। मतलब ओनर ने उसको ऑथराइज किया हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तुम बिकवा दो, या फिर ओनर ने बोला हो कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन इस प्रॉपर्टी को सेल करेगा। ओनर ने उसको या तो ऑथराइज किया हो या तो वो खुद ही ओनर हो, बेटा वही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, एंड नो वन एल्स। ओके बच्चा, अंशिका मैं इसको बाद में कवर करूंगा बिकॉज ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ कैन ए प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड, इसके लिए चलिए पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, बट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज, देन ट्रांसफर हैज टू बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस? What is the meaning of that particular sentence or this particular sentence? What is the meaning of this particular sentence? The mode of transfer of property varies according to the value of property. If the value of property is more than 100, then transfer has to be made only by a registered instrument। अगर बच्चे आप लोग क्या सिर्फ बस मेरी बातें सुन रहे हो? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ऐसे ना, कि नहीं समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा एग्रीमेंट तो हर जगह बनेगा बच्चा, एग्रीमेंट तो हर जगह बनेगा।
बेटा इट मीन्स, बेटा इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट। 1917। तो बच्चा इस रजिस्ट्रेशन एक्ट को समझने का मतलब क्या है बेटा? उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इफ देर इज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये अपनी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड वैल्यू ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज। अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 100 रुपीज है, देन वी हैव टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमारा एग्रीमेंट हम बनाएंगे कि भैया मैं अपनी ये जो प्रॉपर्टी ये आपको बेच रहा हूं, उस पे आप साइन करोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये इतने रुपीस में बेच रहा हूं। जो बेटा ये आपका एग्रीमेंट है, ये आपको कोर्ट में प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, एंड इट इज कंपल्सरी। ये कहां पे डिफाइन है? ये डिफाइन है, इफ आई एम राइट, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। वहां पे लिखा हुआ है कि आपको कोर्ट में जाके इसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये कोर्ट से होगा। सिर्फ आप दो पार्टीज आपस में साइन कर लो किसी एग्रीमेंट पे, इट इज नॉट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज ओनली अ एग्रीमेंट, ओनली एन एग्रीमेंट। सो यू हैव टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट। मतलब कोर्ट में जाके विटनेस की प्रेजेंट में रजिस्ट्रार के सामने आप उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाएंगे, आप उसे रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक है? अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? मोर देन 100 रुपीज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपसे प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछ सकता है। बेटा अभी क्लास ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आदित्य वेट फॉर 1 मिनट। अगर बेटा प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है, देन इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेबल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इफ द वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज, then it is a compulsory to register that prop transfer। आपको उस ट्रांसफर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा कोर्ट में जाकर, एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, वेयर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज डिफाइंड। मेरे वर्ड्स को साथ में लिखते रहना। सो बेटा इस सेंटेंस का मतलब ये है, सर वाई एन एग्रीमेंट इज मेड व्हेन प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन लीज। बिकॉज बेटा अगर हम प्रॉपर्टी को लीज पे देते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप अगर 11 मंथ से कम, अगर आप लीज दी जो डी डी उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, नॉट 11 मंथ, इसको मैं बाद में करूंगा टॉपिक को डिस्कस। मान लीजिए कि लीज जो डी डी उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, देन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप उसको रजिस्टर करो। बेटा एग्रीमेंट की वैल्यू सिर्फ क्या होती है कि एक डॉक्यूमेंट होता है आपके पास में कि हाँ भाई हमने ये पर्टिकुलर ट्रांसफर किया था। बट अगर उस एग्रीमेंट को बेटा अगर मैं हम ओरली करें, तो बेटा ओरल ट्रांजेक्शन को प्रूव करना बहुत टफ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अभी शॉप पे जाइए, कभी आप किराना स्टोर पे जाइए, वहां पे उनको आप 100 रुपए दे दीजिए, आप उनसे चेंज लेना भूल गए, 10 रुपए। जब आप उनसे वापसी मांगने जाएंगे तो वो 20 बहाने बोलते हैं, और आप प्रूफ भी नहीं कर पाते कि हमने आपको भाई 100 रुपए दिए थे, इतने इतने रुपए वापस करने थे, क्योंकि इट इज अ ओरल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर वही रिटर्न होता तो उसको प्रूव करना इजी रहता है। दैट्स वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। दैट्स द मेन रीजन। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी एक्ट सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है ना? यस बेटा। बेटा रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपरली रजिस्टर किसी भी अपने ट्रांजैक्शन को। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कोई भी, तो उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है,
या कंपलसरी नहीं है, वो कहां पे डिफाइंड है? रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। ये काम करिए। वेयर एज द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी? What is the meaning of intangible property which cannot be seen or touched? Beta, as like goodwill, shares, bonds, as like trademark, copyright, patent. So, beta, irrespective of value of the property, transfer has to be made only by registered instrument. मतलब रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और बन गया, इज इट कंपलसरी, कंपल्सरीली whose presence cannot be seen, what the meaning of attestation? बेटा वो द मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन इज कि हम जब किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को दो विटनेस और रजिस्ट्रार के सामने साइन करते हैं, दो विटनेस और रजिस्ट्रार के सामने साइन करते हैं, इट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। ठीक है। इन is it required to is it required to register intangible property? The question is that, is it required to register intangible property? क्या intangible property को रजिस्टर करना होता है या नहीं? So the right answer is yes. कहां पे लिखा हुआ है? हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। बेटा जो मैंने बात अभी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेस्टेशन, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। अटेस्टेशन मींस अफिक्सिंग अ सिग्नेचर, मतलब साइन करना ऑन अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर कैसे होगा? एटलीस्ट टू पर्सन्स बाय, मतलब कम से कम वहां पे दो विटनेस होने चाहिए, द पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है प्लस जिसको ट्रांसफर करना है वो होना चाहिए बिफोर द रजिस्ट्रार, और witnesses should mark their signature too on the instrument with an intention to attest। तो बेटा अगर मान लीजिए कि अटेस्टेशन, मान लीजिए अपना डॉक्यूमेंट है जहां पे हमने बोला कि हम सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो देयर अ पर्सन ए जो क्या है? सेलर है। द पर्सन बी जो क्या है? बायर है। बेटा ये पहले साइन करेगा, पर्सन बी के साइन हो गए, पर्सन ए के साइन हो गए, फिर जो ये दो विटनेस है यहाँ पे, ये बेटा इसको साइन करेंगे कि हाँ भाई हमने अपनी आंखों के सामने इसको अटेस्ट होते हुए देखा है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड अटेस्टेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आई नो आज क्लास थोड़ा हैवी जा रही है, बिकॉज हम लोग कुछ बुक से ही सीधे पढ़ रहे हैं, बट बेटा इट इज कंपल्सरी। अगर हम लोग यहाँ से ना पढ़ते, हम लोग कहीं कोई और सोर्स लेंगे, सो बेटा आई हैड नेवर रिलाइंग ऑन दी एनी सेकेंडरी सोर्स। जब बेटा हमें पता है कि क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर बुक से आ रहे हैं, तो हम किसी सेकेंडरी सोर्स पे क्यों रिलाई करें? ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद एनसीईआरटी बुक टुडे।
द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं उसको बेटा हम बोलते हैं ट्रांसफरर। जो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है ट्रांसफरर, द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसफरर, एंड द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन whom the property is transferred is called transferee। पर्सन ए जो है, मैं इसको एक मिनट रब कर देता हूं, ये मैं किया इसको इरेज। पर्सन ए बेटा अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है पर्सन बी को, ये पर्सन ए है पर्सन बी को, पर्सन ए अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है पर्सन बी को। द पर्सन ए इज नोन एज ट्रांसफरर, ट्रांसफरर इज पर्सन ए, एंड द पर्सन whom द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड, मतलब पर्सन बी, जिसको प्रॉपर्टी जा रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी। बच्चा इज इट क्लियर? यहां तक आप सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा मुझे जल्दी से बेटा बता दो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बच्चा, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? बेटा इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 35, ये 5 है बेटा। इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 35 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन, लिखा तो हुआ है सेक्शन 35 टीपीए। बड़ा सिंपल सा इसका पूरे जो यहां से यहां तक इसका मतलब ये है बेटा, आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेंगे। मतलब एक प्रॉपर्टी है, मुझे वो ट्रांसफर हो रही है, बट उसके साथ साथ मेरे पास डेट भी आ रहा है, कर्जा भी, प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है। अरे यार, सो बेटा प्रॉपर्टी के ऊपर क्या ले रखा है? लोन ले रखा है हमने, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं हम पर्सन बी को। तो पर्सन बी बेटा कभी भी ये नहीं बोल सकता कि भाई काम करो, प्रॉपर्टी तो मैं ले लूंगा बट ये लोन तो आप ही को भरना पड़ेगा। बस सिर्फ ये नहीं कि आप जो आपके एडवांटेज में हो, यू आर ओनली क्लेमिंग द एडवांटेज एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल अदर थिंग्स विच आर अटैच टू द पर्टिकुलर ट्रांसफर। जो उसके बैकड्रॉप्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो अच्छी चीजें हैं, प्रॉपर्टी मुझे मिल रही, मिल जाए बहुत बढ़िया, बट जो लोन होगा प्रॉपर्टी का वो मैं नहीं दूंगा। बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी के साथ में लोन भी जाएगा, एज सिंपल एज दैट। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इसी की बात करता है कि आप ये नहीं कि आप कुछ अपना, नहीं भैया हम तो ये जो है प्रॉपर्टीज हम लेंगे, लोन कोई और लेगा। यस, देन यू मस्ट बी पेइंग द नेट अमाउंट, यू हैव टू पे द अमाउंट, लोन अमाउंट। यस बच्चा, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है यार मुझे पढ़ाते हुए 25 मिनट्स हो गए, और आप लोग बच्चा ये पूछ रहे हो कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ या इमूवेबल। क्या बच्चा आप लोगों को समझ में बच्चा नहीं आ रहा है क्या? प्लीज मुझे बेटा ओपनली बताओ बेटा, देर आर वेरियस वेज जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। सो डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट बी शाय। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो बेटा हमारे पास दूसरे तरीके भी पढ़ने या पढ़ाने के हैं।
ठीक है बच्चा, डोंट वरी, ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं था, ये बेटा मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए सेल्स हिज गार्डन एज वेल एज हिज हाउस थ्रू वन इंस्ट्रूमेंट टू बी। ए ने क्या किया, एक गार्डन और एक हाउस। भाई बी को इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। हेयर ए, हेयर बी, वेयर एज बी वॉन्ट्स टू रिटेन ओनली द हाउस एंड वॉन्ट्स टू कैंसिल द ट्रांसफर रिगार्डिंग द गार्डन। भाई जब ये एक एग्रीमेंट में दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो कभी भी आप डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन नहीं लगाते हो, चूज नहीं करते कि भैया एक काम करो, हाउस में लूंगा बट एक गार्डन में नहीं लूंगा, हाउस में लूंगा बट मैं गार्डन नहीं लूंगा। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि भाई मैं हाउस तो लूंगा बट मैं गार्डन नहीं लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। wants to retain only the house and wants to cancel the transfer regarding the garden, according to doctrine of या doctrine of election, B has to retain the garden if he wants to retain the house। अगर आप हाउस को लेना चाह रहे हैं तो आपको गार्डन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे तो जैसे मैंने फ्लैट लिया, ठीक है, मैंने अभी तो कहाँ ले पाऊंगा मैं यार, बट चलो मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर एग्जाम्पल, बेटा इमेजिन कर लो, बिकॉज बेटा आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को चूज नहीं करते, दैट्स व्हाई दिस इज कंपल्शन। बेटा एग्जांपल में ले लेता हूँ, ठीक है, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। बच्चा मैं बोलूं कि मैं जो फ्लैट मैंने लिया है, फ्यूचर फ्लैट, बट अभी मान लो कि मैंने ले लिया है, ठीक है, मैं बोलूं कि ठीक है भाई, जो फ्लैट लिया है मैं फ्लैट लूंगा बट इसकी बालकनी जो है ये मैं नहीं लूंगा। इज इट पॉसिबल? बेटा टचवुड बेटा कि मैं इतने का फ्लैट ले लूं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। वे इज इट पॉसिबल कि जब मैं ये बोल दूं कि मैं फ्लैट ले लूंगा बट इसकी बालकनी मैं नहीं ले लूंगा भाई साहब? नो बेटा, आपको अगर लेना है तो आपको वन ट्रांसफर में, वन इंस्टेंट में पूरी चीज लेनी पड़ेगी। यू डोंट हैव अ ऑप्शन टू इलेक्ट कि नहीं भाई, मुझे आप क्या करो कि 2 BHK फ्लैट है, मैं मुझे आप अपना उसमें एक रूम बेच दो। तो बेटा वो एक रूम कौन लेगा फिर? अगर मैं तुम्हें वो एक रूम बेच दूं तो वो एक रूम कौन लेगा फिर? यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, खुशी बच्चा, वेरी गुड। दिस कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। कम टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस। बेटा इफ आई एम राइट देन लिस पेंडिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 51, और आई थिंक आई एम नॉट क्लियर राइट नाउ, बट यस मे बी 51 52 उसी के आसपास है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस? बेटा ये मैक्सिमम याद कर लेना, ut lite pendente nihil innovator, ut lite pendente nihil udvetior innovator, nothing new should be introduced in pending litigation। थैंक यू सो बेटा, 52, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, इतना तो मुझे याद रहता है, दैट्स आई एम लील फैकल्टी ना। शो ऑफ हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया है। सो बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन पेंडिंग लिटिगेशन? बेटा बहुत ही सिंपल से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग मुझे खुद सही वाला आंसर दोगे। ठीक बच्चा, मान लो कि देयर इज अ पर्सन ए, सॉरी मैं इसको बात नहीं करता हूँ, पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन पर्सन ए एंड पर्सन बी, सूट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है अभी। पर्सन ए क्या करता है, यहां पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता है। व्हाट डू थिंक, इज इट जस्टिफाइड और नॉट?
इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? नो, नो। बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। आप सभी के आंसर सही है बच्चा। बेटा वही बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस, कि भाई अगर जब सूट चल रहा है तो उसमें ना घर बना लोगे, और मान लो कि जो ये सूट है ये बी के फेर में आ जाए तब। अभी केस चल रहा है और आपने क्या किया कि आप ये कर रहे हैं कि भाई आप उसमें घर बना ले रहे हैं, तो मान लो कि ये सूट है ये फेवर में आ जाए बी के, तब क्या होगा? सो बेटा, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस। नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। जब भी ट्रायल चल रहा होता है उस टाइम पे कोई नई चीज उस सब्जेक्ट मैटर में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो हाउस हो, उसमें कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी। ये नहीं कि दो दो फ्लोर का घर था आपने 3 फ्लोर बना दिया। एक घर का डिस्प्यूट चल रहा है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, एंड इट इज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। आप सूट चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि घर किसका है। उस पर्सन ए ने 3 मंजिल और बना दिया ऊपर, कि बनता रहे अब। सो इज इट नॉट एक्सेप्टेबल? ओके, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट, थोड़ा में फीवर सा लग रहा है। कम टू पॉइंट, व्हाट इज सेल? ड्यूरिंग लिटिगेशन प्रोसेस कैन अ पर्सन लिव इन अ हाउस? बेटा ये डिपेंड करता है कि वो सूट किस पर्टिकुलर चीज से डील कर रहा है, और कोर्ट ने क्या प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किए हैं, उस पर डिपेंड करता है बेटा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिसाइड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एविडेंसेस एंड द कोर्ट्स ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? बस सेल कब मानते हैं हम लोग, आप बताओ। पर्सन ए ने पर्सन बी को अपना पेन बोला कि भाई मेरा पेन जो है ये रख ले, कल मुझे दे दियो। इज इट सेल? नो। बस सेल मीन्स व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक मेरे पे चार्ट बनाऊं, बताओ। जहां, हाँ ये बहुत सही है। बस सेल क्या होता है? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं इट इज कॉल्ड सेल फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब मैंने बोला बेटा आई वुड लाइक टू सेल माई पेन फॉर 50 रुपीज, वुड यू लाइक टू बाई इट? आपने मुझे 50 रुपीज दिए, मैंने आपको पेन दे दिया, मुझे क्या मिला? 50 रुपीज। इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन प्राइस। सही में लिख देता हूं, कंसिडरेशन। इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन प्राइस, ठीक है। और इसको क्या मिला बी को? पेन। अब पेन का ओनर कौन है, बी की मैं? नाउ हु इज द ओनर ऑफ द पेन, बी और ए? बी। सो हेयर द ओनर ऑफ ओनरशिप ही ट्रांसफर होती है बेटा सेल में। आप ओनर चेंज हो जाता है। अगर मैं अपना घर बेटा आपको बेच दूं, ठीक है, मान लो 25,000 रुपए में, 25,000 में मैं आपको अपना घर बेच दूं, तो बेटा मुझे क्या मिला? प्राइस। उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। आपको क्या मिलेगी? मेरे घर की ओनरशिप। नाउ यू आर द ओनर ऑफ माई हाउस, सो देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर प्राइस। जो प्राइस मिला है, जो कंसिडरेशन मिला है। एंड सेल क्या होता है? सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड। मतलब सेल डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? जब वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर हो, तब।
बेटा दीज आर नॉट द इम्पोर्टेंट केसेस, बट जो इनके फैक्ट्स हैं वो आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो रीड द फैक्ट्स ऑफ द केस लॉ एंड ऑल्सो इलस्ट्रेशंस. ओके, जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. सर व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट? बिकॉज बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी करने के बाद में क्या होता है बेटा कि मेरे पास में एक लीगल डॉक्यूमेंट आ जाता है, एंड बाय एन लीगल अथॉरिटी. तो अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने में, वहां पे उसको रिजॉल्व करने में हमें और आसानी होती है. अदरवाइज बेटा हाउ कैन अ पर्सन प्रूव कि भाई ये पर्सन तुमने, जैसे बच्चा, अगर हमने प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ठीक है, मान लो ये हाउस है, ठीक है, ये मेरा हाउस है, मेरा नाम है पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी. मैंने बोला भाई मुझे 25,000 रुपए दे दो, आज से घर तुम्हारा. गिव मी 25,000 रुपीज एंड द हाउस इज योर्स राइट नाउ. तो बेटा ठीक है, मान लो अगर इन फ्यूचर मैंने बोला कि नहीं भाई ये तो घर मेरा है, सो बेटा हाउ कैन यू प्रूव कि नहीं भाई मैंने तो उसे 25,000 में लिया था? हाउ कैन यू प्रूव कि मैंने इसको 25,000 में सर से खरीदा था? दैट्स वाई रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज? बेटा लीज का मतलब ये होता है कि जहां पे हम ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते. ओनरशिप को हम ट्रांसफर नहीं करते, बट इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर देते हैं. एंड हम क्या ट्रांसफर करते हैं? पोजेशन ट्रांसफर करते हैं. अगर मैं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की लैंग्वेज में ना समझा के, अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं ना, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, पहले बेटा वेरी गुड. तो यहाँ पे एग्जांपल आता है रेंट का. बेटा जब बेटा आप रेंट पे घर लेते हो, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. किसके लिए? पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. तो बेटा क्या आप उसके मालिक बन जाते हो क्या? कि लो बेटा कागजात, आज नाउ यू आर द ओनर. 40K में, 40K पर मंथ के रेंट में आई एम द ओनर ऑफ द हाउस जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपीज है. सो बच्चा, यही, ये होती है लीज, जहां पे हम प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करते. हम क्या ट्रांसफर करते हैं वहां पे? कि भाई आपको प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का अधिकार है, मतलब प्रॉपर्टी को आप एंजॉय कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां पे आप पार्टीज कर सकते हैं, वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, वहां पे आप पीसफुल स्लीप कर सकते हैं, पीसफुल नैप ले सकते हैं. सो बेटा इट इज कॉल्ड इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. एंड पोजीशन मतलब प्रॉपर्टी की पोजीशन, जो प्रॉपर्टी का उस पर क्या पोजीशन को, मैं हिंदी में वर्ड मुझे नहीं आ रहा. बेटा पोजीशन मतलब कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी. जैसे मैं बेटा इस फ्लैट में हूँ, एंड दिस इज अ रेंटेड फ्लैट राइट नाउ. ये फ्लैट क्या है? रेंटेड है. सो क्या है कि अब इस फ्लैट को देखिए, मैं बैठ के इंजॉयमेंट, मेरा इंजॉयमेंट क्या है कि मैं इस फ्लैट में फ्रीली बैठ के क्लासेस ले रहा हूँ. इस फ्लैट में फ्रीली फ्रीली बैठ के मैं क्या खाना खा रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी. सो बेटा यही होती है इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना. एंड पोजीशन क्या है कि इस फ्लैट की कीज अभी मेरे पास में है, अभी जिसकी पोजीशन है वो मेरे पास में है, इसमें रहने का अधिकार मेरा है अभी, बट आई एम नॉट द ओनर. रहने का अधिकार मेरा है बट आई एम नॉट द ओनर. दिस इज कॉल्ड लीज. जहां पे ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट. पे लिमिटेड ओनरशिप मतलब ओनली ट्रांसफर ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड पोजेशन, नॉट ओनरशिप. कंसिडर किया भैया आप, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ बच्चे, अपने ओनर को रेंट दे रहा हूँ, ठीक है. लीज डीड शुड बी रजिस्टर्ड इफ मोर देन 100 रुपीज.
एंड वन मोर थिंग, अगर लीज जो लीज डीड बेटा है, अगर ये 1 ईयर से ऊपर की है, तब भी ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होनी चाहिए। अगर 1 साल के ऊपर, जो मेरा एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी 5 साल के लिए शिवम के पास रहेगी, सो इट इज ऑल्सो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। इसे हमें कंपल्सरीली इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट्स वाई बेटा आप देखते हैं कि इसमें लूप होल है। इंडिया में ना मैक्सिमम आप देखें जो रेंट एग्रीमेंट बने होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, आप ये ध्यान देना बच्चा, जितने मैक्सिमम रेंट एग्रीमेंट बने होते हैं वो 11 मंथ्स के होते हैं। क्योंकि 12 मंथ्स होते ही क्या होगा, आपको इसको कंपल्सरी रजिस्टर कराना पड़ेगा, जहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस रुपए से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लूप होल निकाल लेते हैं कि भाई 11 मंथ की हमने कर ली लीज डीड, अब इसको हम रिन्यू करते रहेंगे, हर 11 मंथ पे हम इसको रिन्यू कर देंगे। तो ये क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी से बच जाते हैं। ये बड़ा एक लूप होल है। आई डोंट थिंक आप लोगों को चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रही है बेटा? बिकॉज व्हेन आई वाज माय क्लास 12 तब लीगल तो सब्जेक्ट नहीं था। नो बेटा, इज इट नॉट लीगल? बड़ा ये एक लूप होल है, मिसयूज है, इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया जा रहा है। एक लूप होल है हमारे लॉ में जिसको यूज करके लोग फ्रॉड करते हैं। इज इट लीगल? पर भाई लीगल तो है ही है। सर मेरे पास भी 12th में नहीं था। ओके बच्चा, व्हेन आई वाज माय क्लास 12 बच्चा ये सब्जेक्ट ही नहीं था। एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आप लोग स्कूल में करते हो कि एक काम करो कि तुम मेरा टिफिन ले लो आज, मैं तुम्हारा टिफिन ले लेता हूँ। तुम मेरा टिफिन ले लो और मैं तुम्हारा टिफिन ले लेता हूँ। बेटा खुशी, वेरी गुड। हम लोग क्या करते स्कूल में कि भाई आज आप मेरा टिफिन खा लो, मैं आपका टिफिन खा लेता हूँ। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। वेट अ मिनट बेटा, लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ मैं। लैपटॉप मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। So it is called exchange. Transfer of ownership for some other property. भाई मैं तुम्हें अपना ये पेन दे रहा हूं, तुम मुझे अपनी कॉपी दे दो इसके बदले। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। एंड एक्सचेंज जो है, इफ आई एम राइट, तो ये 115 में डिफाइंड है। 118, सेक्शन 118 ऑफ द टीपीए में क्या डिफाइन है, एक्सचेंज। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। बार्टर सिस्टम, बेटा बार्टर आप समझ रहे हो आप लोग? व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? कि भाई तुम मुझे 1 किलो राइस दे दो, मैं तुमको क्या दूंगा, 1 केजी दाल दे दूंगा। अब राइस का ओनर कौन हो गया, पर्सन बी, एंड दाल का ओनर कौन हो गया, पर्सन ए। सो व्हेन यू हैव ट्रांसफर्ड द ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी, when you have transfer of ownership for some other property, it is called exchange, defined under section 118 of the TPA, Transfer of Property Act। पर्सन ए ने बोला पर्सन बी से कि आप ये 2 केजी राइस ले लो पर्सन, और मुझे 1 केजी दाल दे दो। यहाँ पे जो बेटा दाल है उसका ओनर कौन हो गया, पर्सन ए। राइस का ओनर कौन हो गया, पर्सन बी। जो ओनरशिप जो ट्रांसफर हुई है, जो ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, जो राइस की ओनरशिप गई है बी के पास में,
एंड दाल की ओनरशिप गई है ए के पास में, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। यहाँ पे मनी यूज नहीं होता। मनी यूज हो सकता है बट जनरली नहीं होता। जैसे इस पेंसिल की वैल्यू कितनी है, अराउंड एक्स अमाउंट ले लेता हूं मैं। जैसे इस पर्टिकुलर पेंसिल की वैल्यू है एक्स अमाउंट, ठीक है बेटा, 105, प्लीज 105। बेटा इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स अमाउंट। जो मुझे आप पेन दे रहे हो उसकी वैल्यू इससे कम है, x-5 है। चलो मेरे को वैल्यू, इसकी इसकी वैल्यू 100 रुपए है। जो मुझे आप दे रहे हो उसकी वैल्यू 90 रुपए है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे ये चीज भी दे दोगे। आपने क्या किया कि आप जो ये है एक, आप मान लो मुझे दे रहे हो पेन, मैं आपको दे रहा हूँ पेंसिल। तो आप मुझे पेन का ओनर बनाओगे, मैं आपको पेंसिल का ओनर बनाऊंगा, प्लस मुझे आप 10 रुपए भी दोगे। बट ये आप लोग भी याद ना करिएगा इस चीज को। ये खाली एक मैंने रेफरेंस वे में ले लिया आगे समझने के लिए लॉ स्कूल्स में। अभी सिर्फ आप यही समझिए कि मैंने आपको क्या दिया है, पेंसिल, आप मुझे क्या देंगे, पेन। सो नाउ इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। आपको क्या मिल रही है, पेंसिल, मुझे क्या मिल रहा है, पेन। एक्सचेंज करोगे, सेल डीड होगी तो रजिस्टर करना। सॉरी बेटा, देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। सो थिंग इज दैट कि सेक्शन 1 डू डिवाइन गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। बेटा आपका बर्थडे आता है, ठीक है, यस बेटा, रिक्वायर्ड। बेटा आपका बर्थडे आता है, ठीक है, आपके बर्थडे बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, ठीक है, आपके बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। आपको कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, मान लो कि मैं, किसी ने आपको स्कूल बैग गिफ्ट किया। चलो मैं स्कूल बैग नहीं, PS5 लेता हूँ। किसी ने आपको PS5 गिफ्ट कर दिया, तो क्या आपसे वो रुपए लेगा क्या, कि भाई रुपए दो PS5 के। बेटा बता रहा हूँ मैं क्यों दिए थे। बेटा अगर PS5 है, ठीक है, PS5 कोई आपको गिफ्ट में दे रहा है बर्थडे में, तो क्या वो आपसे रुपए लेने आएगा, क्या आपसे रुपए लेगा, नहीं लेता है ना। और उसे हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट। इट मीन्स बेटा कि वहां पे
विदाउट कंसिडरेशन मतलब आपकी साइड से कुछ नहीं हो रहा है, यू हैव डन नथिंग, बस आपको किसी पर्टिकुलर चीज की ओनरशिप मिल रही है। मैंने PS5 खरीदा, आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट कर दिया, एंड नाउ यू आर द ओनर ऑफ दैट PS5। तो क्या आपने मुझे कोई रुपीस दिए? नो। सो विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट, डिफाइंड अंडर सेक्शन 11122। बेटा गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है, बट गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड। अदरवाइज बेटा हम कैसे प्रूव करेंगे अगर इसको हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे? मान लो कि मैंने आपको बोला कि बेटा आपका आज बर्थडे है, मैं बहुत खुश हो गया हूं, आज से मेरी प्रॉपर्टी आपकी। अब आप बहुत खुश कि चलो सर ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। मैं कल बोल रहा हूँ भाई कौन सी प्रॉपर्टी, मैं तो कुछ नहीं दे रहा। सो हाउ कैन यू प्रूव? एंड इट्स अ बिग थिंग आपको इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए। सो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज शुड बी रजिस्टर्ड। बेटा आशी, हमने यहाँ पे 10 रुपीज इसलिए दिए थे, मेरी पेंसिल की वैल्यू 100 रुपए थी, आपके पेन की वैल्यू 90 रुपए है। मैं आपको अपनी पेंसिल दे रहा हूं, आप मुझे अपना पेन दे रहे हो। तो बेटा अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो मैं सेम वैल्यू ऑफ मनी में एक्सचेंज करूंगा ना। या फिर ऐसे कि मैं आपको सामान दे रहा हूं 2 लाख रुपए का, आप मुझे दे रहे हो 1 रुपए की टॉफी। इज इट कॉल्ड एक्सचेंज? नो। तो हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे। क्या बच्चा आपको समझ में आई ये बात जो मैं बोली? आशी बेटा, बेटा आशी आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चा। यस सर। हाउ कैन नो? अच्छा दिख रही है ऊपर ना, यहाँ पे दिख रहा है 6%। आई फॉरगॉट टू चार्ज माई आईपैड। क्लास हो जाएगी, सिर्फ मुझे भी 12 मिनट्स क्लास और लेनी है बस। थैंक्स फॉर कंसर्न। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Intellectual property is another kind of property which does not involve movable or immutable property। ना प्रॉपर्टी वो मूवेबल है ना इमूवेबल है, वो क्या है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। याद है क्लास की स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किया था, व्हाट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी? सो यू ऑल गिव मी द आंसर सर विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। याद है ना? अभी क्लास में भी 1 घंटा हुआ है भाई, सिर्फ 1 आवर हुआ था। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, आप लोगों ने बताया था अभी यार। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या बताए? गुडविल ऑल्सो, एनी वर्क such as invention, artistic work, literary work, design, symbol, image, so blah blah blah. Non-intellectual capacity is person is called intellectual property। बहुत सिंपल सा है। बेटा एक बात बताओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। चलिए हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। बेटा आईएमएस का ट्रेडमार्क क्या है? आईएमएस का ट्रेडमार्क क्या है? आपने आईएमएस की बुक्स देखी होंगी, मेरे पास में इस टाइम पे है नहीं कोई आईएमएस की बुक, मैं आपको दिखाता अभी। वेट अ मिनट। ये होगा एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी का ट्रेडमार्क क्या है? यार फर्स्ट पेज पे होगा। हम्म, क्या दिखा दूं मैं आपको? चलो ये हाँ, म्यूजिक की बुक।
बेटा दिस इज लूसेंट, ये वो दिखेगा नहीं। बेटा अच्छा आईफोन, आपने आईफोन यूज किया? बेटा आईफोन का ट्रेडमार्क क्या है? मानस गोयल ने बोला ट्रस्टेड आईएमएस, ट्रस्टेड फॉर सक्सेस। हाँ बेटा, आप लोगो देखा बेटा आपने अपने आईएमएस का, कि ऐसे एक लोगो होता है बच्चा, ऐसे एक लोगो होता है, वहां पे लिखा होता है आईएमएस, यहाँ पे नीचे लिखा होता है ट्रस्टेड फॉर सक्सेस। बेटा इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क, इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट such as name of the product or service, brand name, which helps people to distinguish it from other products and services is called trademark. The names of the products, companies, etc. trademark. Example, Apollo Pharmacy, Titan watches. ये सब क्या है बच्चा? It is trademark. Apple, it is trademark. ये बोलो समझ में, ट्रेडमार्क तो इजी है, कंफ्यूजन आती है कॉपीराइट है उसमें, पेटेंट में। व्हाट इज पेटेंट? The right granted over the invention of the product is called patent. Beta, it is very important phrase. Invention of the product. There must be some invention. ये नहीं कि किसी भी आप, जैसे ये फोन पहले से बना हुआ है, आपने दूसरा फोन बना दिया, आपने कहा भाई इस पे मेरा पेटेंट है। अरे फोन तो चल ही रहा है भाई, कोई आपने कुछ नया थोड़ा कर दिया। वो एक इन्वेंशन होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर किसने बनाया था, उसने उसे पेटेंट ले लिया। फर्स्ट टाइम एयरबड्स किसने बनाए थे, फर्स्ट टाइम पेंसिल किसने बनाई थी, वो चाहे तो उस पर पेटेंट ले सकता है, क्योंकि उसने इसको इन्वेंट किया था। तो बड़ा इन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे एक इन्वेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम पेटेंट को ले सकते हैं। वो हमेशा जो राइट ग्रांट होता है पेटेंट का, वो किस पे होता है? इन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्ट पे होता है। देयर मस्ट बी सम इन्वेंशन, कोई ना कोई खोज, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, यहां पे देखिए, न्यू प्रोडक्ट, ही कैन गेट पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया है, जैसे अब मैं बोलूं कि भाई कल से मैं एक नया फोन बना रहा, तो बेटा क्या कोई जो नया फोन मैंने कोई इन्वेंट किया है क्या? मार्केट में थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कंपनीज के फोन चल रहे हैं, मैं क्या ऐसा नया इन्वेंट कर दूंगा? बट अगर मैं कल ये बोलूं कि मैं एक ऐसा फोन बना रहा हूं जिसमें आप बोलेंगे खाना, फूड, तो फोन से फूड बाहर निकल के आएगा। आप बोलेंगे कि मुझे बुक्स चाहिए, तो फोन से बुक्स बाहर निकल के आ जाएंगी अपने आप। सो इट इज इन्वेंशन। इस पे मैं अपना पेटेंट ले सकता हूं, बट नॉट ऑन फोन। तो बड़ा कुछ नया होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाट इज ट्रेडमार्क? क्या आप लोग नोट्स साथ बना रहे हो ना बेटा? साथ में आप लोग नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं? चलो, कम टू दी कॉपीराइट। बेटा कॉपीराइट क्या होता है बेटा? कोई बुक होती है, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ लूसेंट की। बेशक बेटा यहाँ पे देखिए आप लोग दिख नहीं रहा होगा,
यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल राइट रिजर्व। बेटा कोई भी, सब आईएमएस की बुक्स देखते हैं, आईएमएस के बुक्स की बेटा फर्स्ट या सेकंड पेज पे लिखा होगा कि ऑल राइट्स, ऑल कॉपीराइट्स आर रिजर्व टू आईएमएस। मतलब copyright is the right obtained over the creation of new literary or artistic work, books, music, films, paintings, scriptures, etc. जैसे बेटा आप लोग ने बहुत टाइम देखते होंगे कि यार किसी यूट्यूब पे ऐसा होता है, वाईटी पे ना आप देखते होंगे, बार बार यूट्यूब पे देखते होंगे कि क्रिएटर्स क्या बोलते हैं कि उसने मेरी वीडियो पे कॉपीराइट का स्ट्राइक दे दिया, कॉपीराइट का स्ट्राइक दे दिया। इट मीन्स कि जो वो क्रिएशन है, जो वो वर्क है, जो वो म्यूजिक है, जो फिल्म है, वो उस पर्सन की है। जैसे बेटा अगर मैं अपना कोई बिल्कुल नया गाना बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि मैं अपना एक नया गाना बनाता हूँ, मुझे बनना है एक्टर, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि आई वांट टू बी एक्टर, मुझे एक्टर बनना है, मैं अपना एक नया गाना लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो सॉन्ग को लिखा है मैंने, है गाया मैंने, है एक्टिंग मैं कर रहा हूँ। सो बेटा मैं उस पर क्या लूंगा, कॉपीराइट ले लूंगा, बिकॉज दिस इज माई ओरिजिनल वर्क, दिस इज माई ओरिजिनल वर्क, इट इज कॉल्ड कॉपीराइट, कवर्ड अंडर कॉपीराइट। एनी पर्सन हु वांट्स टू राइट अ बुक, मैं अपनी एक बुक लिखना चाह रहा हूं, मान लो मैं बुक को लिखने जा रहा हूं, लीगल, द लॉजिक एंड कॉमन सेंस इन इंडिया, ठीक है, मैंने बुक को अभी एक नाम दे दिया, लीगल सेमीकॉलन लॉजिक एंड कॉमन सेंस, ठीक है। सो एनी पर्सन हु वांट्स टू राइट अ बुक और मेक अ फिल्म, फिल्म भी मैं ही चाह रहा हूं बनाना, सब मुझे ही करना है, बेस्ड ऑन द राइटिंग और आइडिया ऑफ अनदर पर्सन शुड सीक हिज परमिशन फॉर द आइडिया दैट ही यूज। अगर मैं किसी और पर्सन का आइडिया ले रहा हूं, जैसे बच्चा बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल, बच्चा आपने बुक देखी होगी टू इडियट्स, सॉरी टू थ्री था वो तो, आपने बुक देखी होगी टू स्टेट्स, एक बुक थी काई पोचे, एक एक मूवी थी काई पोचे, ऐसे कुछ थी इसकी स्पेलिंग। बेटा ये जो मूवीज हैं बेटा किसकी बुक से ली गई हैं, चेतन भगत की नॉवेल से ली गई हैं। जैसे जैसे मूवी ट्वेल्थ फेल, बेटा अभी मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है, ट्वेल्थ फेल। बेटा ट्वेल्थ फेल मूवी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, अनुराग पाठक जी की एक बुक से आया है। तो अगर जो ट्वेल्थ फेल मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी अनुराग पाठक, हु इज द राइटर ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर बुक, जिस बुक पे वो मूवी बना रहे हैं, तो पहले उन्हें उस पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉर्पोरेट आपको किससे मिलता है, मेन आप ये समझ लो, बेटा कॉर्पोरेट आपको मिलता है आपके लिटरेरी वर्क पे, आपके आर्टिस्टिक वर्क पे, आपके बुक्स पे, म्यूजिक पे, फिल्म्स पे, पेंटिंग्स पे, स्क्रिप्चर्स पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, ओके ओके। डिजाइंस, एनी डिजाइन इन्वेंटेड बाय अ पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइंस। ये बच्चा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, certain products or goods have a specific geographical origin, possesses characteristics that attribute to the place of origin. Such goods and products bear the name of the geographical origin. This is called geographical indication. बेटा अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स, यहाँ गुड्स का मतलब क्या है, सामान, चीज, थिंग, अगर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का ओरिजिन जहां से हुआ है,
जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे बेटा, हम लोग जब आपने वहां जाएंगे, शिमला जाएंगे, तो शिमला में बोलते हैं किन्नौरी एप्पल, कि ये एप्पल किन्नौर से आए हैं। दार्जिलिंग टी, इसमें एग्जांपल दिया है। तिरुपति लड्डू, तिरुपति बालाजी के लड्डू। आप यूपी साइड के हैं तो आप बोलेंगे उसका मैंगोज, वहां पे दशहरी मैंगोज। तो ना बेटा, या कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीरी एप्पल्स, ये सब क्या है? इनका ओरिजिन उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हुआ है। तो वो एरिया अगर चाहे, इफ दे वांट्स, सर छोले भटूरे कहाँ गए बेटा, छोले भटूरे? बेटा, बेटा कहाँ के छोले भटूरे? आई लव छोले भटूरे। आई नो इट इज अ बैड फॉर हेल्थ, बट आई लव छोले भटूरे। अच्छा बेटा। आई लव टू ईट बिरयानी एंड छोले भटूरे बोथ। दिस इज माय फेवरेट। एंड ऑल्सो राजमा चावल। बेटा अब तो क्लास खत्म होने वाली है। ऑल्सो राजमा चावल इज माय फेवरेट। चलो फिर पढ़ाई पे आते हैं यार, खाने में मन लग जाएगा, बस अभी मैं खाऊंगा क्लास में जाके। पहले जिम जाऊंगा, देन खाना खाऊंगा आज। तो बेटा, व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफ, जो वो थिंग है, जो गुड्स है। गुड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थिंग से होता है। जो गुड्स है उसका ओरिजिन उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही हुआ होगा। तो बेटा, इफ दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया वांट्स टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, देन दे कैन अप्लाई फॉर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जैसे बेटा, इफ आई एम राइट, कड़कनाथ चिकन, ये आई थिंक इफ आई एम राइट तो छत्तीसगढ़ या एमपी, दो में से किसी एक के पास में है। कड़कनाथ चिकन, जो ब्लैक चिकन होता है, वो हो गया। आपका बासमती राइस, इंडिया के पास में उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, बासमती राइस का। नीम का इंडिया के पास में है। बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक आप लोगों को समझ में चीजें आ रही होंगी, इफ आई एम राइट। तो बच्चा खाली चीजों को समझ लो, ऑटोमेटिक आप एग्जाम में क्लिक कर दोगे उसको। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स एंड कुछ सम रियलिस्टिक एग्जांपल्स। बेटा आई एम गोइंग टू एंड द क्लास इन जस्ट 2-3 मिनट्स। ठीक है। सो ये होते हैं आपके दार्जिलिंग टी, कश्मीरी एप्पल्स, किनौरी एप्पल्स, और आपका बासमती राइस, कड़कनाथ चिकन। अभी बीच में एक बड़ा जापान की जापानीज वाइन फेमस हुई थी, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिला है उसका, जापानीज वाइन का? इफ आई एम राइट देन मणिपुर। और वहीं पे आप देखेंगे, वहां पे एक मार्शल आर्ट स्कूल का भी मणिपुर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है इस टाइम पे। तो दे आर वेरियस जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द थिंग्स, ओके। There are various things which have geographical indications. So this is all for today। जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। टुडे हमने डिस्कस किया है व्हाट इज टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया है इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। देन बेटा इसके बाद में हमने क्या दिया है, कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बात की है। देन हमने बारे में बात की है। देन हमने बात की है सेल के बारे में। देन हमने बात की है लीज के बारे में। देन हमने बात की है एक्सचेंज के बारे में। एंड देन गिफ्ट के बारे में, कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज लीज, व्हाट इज एक्सचेंज। देन आफ्टर दैट हमने बात किया है बेटा ट्रेडमार्क के बारे में, ट्रेडमार्क, देन पेटेंट। देन हमने कॉपीराइट के बारे में बात किया है। एंड देन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में बात किया है हमने। हमने आज इतने टॉपिक्स, हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन भी हमने आज पढ़ी है, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस।
सॉरी सर, गलत लिख दिया मैंने। लिस्पेंडिस। बेटा हमने इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है, टीपीए में। बेटा मेरे अकॉर्डिंग आपको टीपीए में इससे ज्यादा टॉपिक्स कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ऑल्सो हमने थोड़ा क्या पढ़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ा है हमने। और मेनली रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 17। चलो बेटा बहुत जल्दी से ना मुझे बताओ, लीज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 105। एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? 118। गिफ्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए? वन फास्ट 22। सेल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन इन टीपीए? यस बेटा। जून 23 सीयूटी के लिए जीके का कवर करना है। जून 23? नो, अक्टूबर से स्टार्ट करो बेटा। अगर आपस में यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ ना, सो स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। सेल इज डिफाइंड अंडर बेटा 54। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा सेल इज डिफाइंड अंडर 54। ये पढ़ लिया हमने। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे डिफाइन है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ पे डिफाइन है बेटा? बेटा आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कितने डिफाइन? 35। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडिस कहाँ पे डिफाइन है? देन ये डिफाइन है आपका 52 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडिस कहाँ पे डिफाइन है? 52 में। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने आज इतनी चीजें पढ़ ली हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडिस डिफाइन हाँ बेटा, 52 ऑफ टीपीए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडिस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो बेटा हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो। पढ़ाई करो, इतना कोई जरूरी बहुत स्ट्रेस मत लेना। पढ़ाई करो, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, एंड डोंट वरी कि एग्जाम में कुछ ऊपर नीचे हुआ। बेटा एक एक एग्जाम से दुनिया नहीं रुकती। एंड हर चीज एक एग्जाम नहीं होता, ठीक है। सो डोंट वरी, इतना कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 100% दो। एग्जाम का निकलना ना निकलना वो सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अपने हेल्थ पे फोकस करो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, फोकस ऑन हेल्थ फर्स्ट, और ये सब बाद में होता रहेगा। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो बेटा, बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। जितना मैं लीगल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, इतना ही पढ़ के चले जाओगे तो आपका लीगल में 80 to 90 पेपर हो जाएगा, बहुत ही इजीली हो जाएगा। 80 to 90 पेपर बहुत ही इजीली आपका हो जाएगा बेटा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू विद ऑल सक्सेस एंड प्राइड एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। टेक केयर यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। ये क्या बोल रहा हूँ? अच्छा बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा नोट्स नहीं बेटा, आपको बेटा वीडियो मिल जाएगी ये यूट्यूब पे। आई विल ट्राई कि विद इन 1 2 और 3 डेज यूट्यूब पे आपके IMS लॉ दिल्ली पे ये वीडियो पड़ जाएगी। IMS लॉ दिल्ली। यस बेटा, आई नो माई बैटरी इज, सर बेटा नॉट माई बैटरी इज लो, iPad बैटरी इज लो। थैंक यू बेटा एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।